पड़ा एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशन। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन खत्म कर दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 6 विच इज नथिंग बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक एंड वन ऑफ द, बोलते हैं ना, बहुत इजी है इसको समझने के लिए और अच्छे से चीजें हो जाएंगी। मतलब इसमें कोई बड़े तुमको डेरिवेशन देखने नहीं मिलेंगे। हाँ, इसमें नंबर ऑफ डेफिनेशंस तुमको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ओके, यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ओके, ये सारी कहानी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, हार्डनेस क्या होता है, मतलब यहाँ पे मैकेनिकल, बोलते हैं ना, तुमको उस मटेरियल की व्हाट इज मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, वो यहां पे हमको समझने मिलेगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो कि सॉलिड की बात कर रहे हैं, जनरली यहां पे सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो अगर सॉलिड के पास कुछ उसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमको पता है कि भाई उसके पास डेफिनेट शेप होता है, फिर वो शाइन करता है। ओके, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी अपने को पता है। ओके, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसके पास। अब मान लो कि यहां पे अगर हम लोग देखने जाए सॉलिड के लिए, फॉर सॉलिड, मान लो एक सॉलिड कंसीडर करते हैं, तो सॉलिड मतलब मान लो उसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक होते हैं। क्या होते हैं? टाइटली पैक होते हैं, बहुत टाइटली पैक होते हैं। अब मान लो कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह कुछ है, ये बाउंड है, तो लेट्स से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरली मैं स्प्रिंग से शो कर देता हूं ऐसे। हर एक के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, हर एक के बीच में। ओके, हर एक के बीच में देयर इज अ कनेक्शन। अब ये सॉलिड है ना, ये एक तरह का बहुत बेहतरीन फिनोमिना शो करता है। ओके, ये जो सॉलिड है ना, ये बहुत बेहतरीन फिनोमिना शो करता है। एंड व्हाट इज दैट फिनोमिना? तो अगर मान लो कि यहां पे मैं कोई फोर्स लगाता हूं, मान लो यहां पे मैं एक फोर्स लगाता हूं, लेट्स से ऐसा, या फिर उसको खींचता हूं, या फिर फोर्स अप्लाई करता हूं, जनरली इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? ये डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। इट इज नॉट एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, इट इज नॉट एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये एक्सेलरेशन से कोई फोर्स नहीं है, एक डिफॉर्मिंग फोर्स है कि भाई जिसकी वजह से इसका शेप चेंज होगा, ये जो मटेरियल है, ये जो सब्सटेंस है, इसका शेप चेंज होगा, तो इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, द फोर्स विच चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द सॉलिड। ओके, ऐसा फोर्स जो उसका साइज और शेप चेंज करे किसी भी सॉलिड का, उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब मान लो कि अगर मैंने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अगर मैंने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो ड्यू टू दैट डिफॉर्मिंग फोर्स इसके शेप में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। मतलब जनरली ये कुछ ऐसे शेप का हो जाएगा अगर हम देखने जाए तो, जनरली कुछ ऐसे शेप का हो जाएगा। कुछ ऐसे शेप का हो जाएगा, बराबर। मतलब इसने अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर लिया, इसने अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर लिया। जैसे मैंने उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, जैसे मैंने ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, ये डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से उसने अपना शेप चेंज कर लिया, बराबर। अब ये जो फोर्स है जिसकी वजह से अपना डिफॉर्मिंग उसने शेप चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं कि भाई ये दोनों के बीच में कोई फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज योर कोहेसिव फोर्स। तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सुनो, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो पार्टिकल होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, तो कहीं ना कहीं वो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब जब तक ये फोर्स है तब तक ठीक है, जब तक ये फोर्स है तब तक ठीक है। जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके,
ये कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल शेप में या फिर अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, हाँ या ना। जनरली तुमने देखा रहेगा, लकड़ी को तुम ऐसे टर्न करो, टर्न करके रखो और फिर छोड़ दो तो वापस वो लकड़ी सीधा हो जाता है। या फिर स्प्रिंग की कहानी ले लो, तुम स्प्रिंग को खींच के रखो तो भाई वो स्ट्रेच रहता है, वैसे ही जैसे तुम उसको छोड़ दो तो कहीं ना कहीं वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, हाँ या ना। ओके, तो जनरली क्या होता है कि भाई जैसे जब तक मैं उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के रखा हूं तब तक उसने अपना शेप चेंज किया है, बट जैसे ही मैंने उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जा रहा है, अपना ओरिजिनल शेप वो धारण कर ले रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को, इस सॉलिड के इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड। ओके, बात समझ आ रही है? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड या फिर इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी of solid, the property of solid to regain its original shape and size, okay, the property of a solid to regain its original shape and size after removal of क्या हो जाएगा? आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, ऑफ दैट मटेरियल, इलास्टिसिटी ऑफ दैट इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल, बराबर, या फिर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ दैट मटेरियल। ओके, उसको तुम लोग इलास्टिसिटी बोल लो या फिर इलास्टिक बिहेवियर बोल लो उस मटेरियल का। ओके, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्षमता है। अभी एक लिमिट है, मतलब देयर इज अ लिमिटिंग, ये एक लिमिटिंग की कहानी है कि अगर मान लो कि मैंने अब वो लकड़ी लिया और बहुत जोर से उसको टर्न कर दिया, मतलब उसकी जो लिमिट थी उसके एक्स्ट्रा मैंने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, अब मैं उसको छोड़ूंगा तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल साइज में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया। तो एक लिमिट में काम करता है, एक रेंज में काम करता है, इट इज अ रेंज फोर्स और इट इज अ रेंज प्रॉपर्टी। भाई इस रेंज में रहेगा तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है, इस रेंज को पार किया तो तब ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ओके, तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? भाई अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मैंने वो फोर्स हटाया तो बॉडी क्या होना चाहिए? बॉडी अपने वापस शेप, वापस अपने साइज में आ जाना चाहिए। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी और उस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल। ओके, एंड द मटेरियल इज कॉल्ड एज मटेरियल को क्या बोलते हैं? उस मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल। ओके, जनरली एग्जांपल तुम्हारा स्टील इज द हाईली इलास्टिक। अब बहुत लोगों को लगेगा सर स्टील इलास्टिक कैसे होता है? स्टील इज हाईली इलास्टिक। ओके, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इलास्टिक होते हैं। ओके, तो स्टील हो गया, उसके अंदर तुम्हारा तुम बोल सकते हो एल्यूमिनियम हो गया, ओके, कॉपर हो गया, जनरली जो भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे इलास्टिक होते हैं, वो नेचर में इलास्टिक होते हैं। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जिस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। मतलब मान लो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया मैंने, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने अप्लाई किया है, ये अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स को मैंने हटा दिया। अब ये अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर मैंने हटा दिया तो ये बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, बॉडी अपने वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। दैट प्रॉपर्टी एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक मटेरियल। जैसे तुम्हारा क्ले, अब एक क्ले लो, उसके ऊपर उसको दबाओ, प्रेस करो, जब तुम लोग प्रेस करोगे तो अपना शेप चेंज करेगा। अब जैसे तुम उंगली हटा लोगे भाई वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आने वाला, या सुनो, तो जब वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आने वाला तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मटेरियल। या सुनो, प्लास्टिक का मतलब पॉलीथीन नहीं होता, याद रखना। ये प्लास्टिक मटेरियल की बात हो रही है, मतलब प्लास्टिक मटेरियल मतलब वो पॉलीथीन की बात नहीं हो रही है, जैसे ये प्लास्टिक की बात नहीं हो रही, याद रखना। ओके, प्लास्टिक मतलब ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी, ओके, ऐसा कोई भी मटेरियल हो, जैसे तुम्हारा
आटा, तुमने आटा पता है, आटा, आटा का डो देखा है, रोटी बनाते टाइम हम लोग डो लेते हैं आटा का। अब वो जो आटा का डो है दैट इज अ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मतलब बाय द डेफिनेशन, ओके, बाय द डेफिनेशन कि भाई जैसे ही अगर हम लोग देखने जाए उसके ऊपर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा और वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूंगा तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आने वाला, ओके। सो दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मटेरियल एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, ओके, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। क्लियर, बात समझ में आ गया? व्हाट इज प्लास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी? सेम लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, ओके, व्हिच डज नॉट रिगेन its original shape and size after removal of deforming force is called as plasticity। उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। मतलब अगर मैंने फोर्स हटा दिया तो फोर्स हटाने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज नहीं ले रहा। सिंस अपना ओरिजिनल शेप और साइज नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि वो कौन सा मटेरियल? इसका मतलब है कि वो एक प्लास्टिक मटेरियल है। क्लियर, बात में आ गई? एग्जाम्पल तुम्हारा मैंने जैसे बताया, क्ले हो गया, फिर तुम्हारा वीट का जो डो हो गया, वीट फ्लावर डो हो गया, या सुनो, तो ये सब जो मटेरियल्स हैं ये सारे के सारे तुम्हारे ये हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, ओके। तो और भी ऐसे कुछ मटेरियल्स अगर तुमको याद आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये मटेरियल इलास्टिक है और ये मटेरियल प्लास्टिक है, ओके, कमेंट करके जरूर बताना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये मटेरियल को समझने के लिए भाई कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है इस मटेरियल का, ज्यादा स्ट्रेंथ है, कम स्ट्रेंथ है। जैसे अगर मैं कंसीडर करूं एल्यूमिनियम और स्टील, ओके, तो तुम्हारा जो स्टील है वो एल्यूमिनियम से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके पास थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो वो स्ट्रेंथ को समझने के लिए वी हैव टू क्वांटिटीज, हमारे पास दो क्वांटिटीज है। वन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस एंड अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, ओके। वन क्वांटिटी इज स्ट्रेस एंड अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? स्ट्रेस का बेसिक डेफिनेशन होता है दैट इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। ये तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अप्लाइड फोर्स और नीचे आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं एक और जगह हम लोग ने सुना होगा, अगर तुमको याद होगा तो ये प्रेशर का डेफिनेशन है। प्रेशर इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितना फोर्स लग रहा है उस यूनिट एरिया पे, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं प्रेशर और स्ट्रेस इज रिलेटेबल, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेबल बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस और प्रेशर रिलेटेबल है, ओके। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन। जनरली मान लो अगर तुम किसी चीज को कंप्रेस्ड कर रहे हो तो कंप्रेस्ड करते टाइम तुम बोल सकते हो कि आई एम अप्लाइंग अ प्रेशर, और तुम बोल सकते हो कि आई एम अप्लाइंग अ स्ट्रेस। मतलब कंप्रेसिबिलिटी में स्ट्रेस और प्रेशर का डेफिनेशन सेम है। बट एक और चीज होता है दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल। टेंसाइल मतलब मैं उस चीज को खींच रहा हूं। अब मैं उस चीज को खींच रहा हूं तो हम लोग कभी नहीं बोलते कि मैं इतने प्रेशर से खींच रहा हूं, हम हमेशा बोलते हैं कि भाई इतने प्रेशर से मैं कंप्रेस्ड कर रहा हूं। मतलब प्रेशर इज ऑलवेज रिलेटेड टू द कंप्रेसिबिलिटी, और जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैन बी रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी और कैन बी रिलेटेड टू टेंसाइल, ओके। तो ऐसी थोड़ी बहुत कहानी का तुम रिलेट कर सकते हो इसको प्रेशर के साथ। बाकी चीजें यहां पे सेम है, अगर तुम देखने जाओ तो इसका यूनिट सेम है, दैट इज एसआई यूनिट। अगर तुम देखने जाओगे तो एसआई यूनिट तुमको इसको सेम मिलेगा, दैट इज फोर्स पर, फोर्स है मतलब न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यस और नो। इसका जो स्ट्रेस है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, दैट इज एसआई यूनिट। अगर डायमेंशन देखने जाओगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज L1 M1 T-2 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा तुम्हारा L2, ये L2 ऊपर चला जाएगा तो L-1 हो जाएगा, हाँ या ना। तो सिंपली ये डायमेंशन है तुम्हारा। दैट इज द सेम डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ये तुम्हारा प्रेशर का सेम डायमेंशन, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ रहा है कि भाई स्ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेस इज नथिंग बट अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। यूनिट ऐसा यूनिट क्या है उसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर अगर तुम इसको पास्कल बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो पास्कल भी सेम ही कंसिडर होता है, तुम इसको पास्कल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस के साथ प्रेशर रिलेटेबल है, किस टर्म में रिलेटेबल है? कंप्रेसिबिलिटी, मतलब अगर तुम कंप्रेस कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है। बट अगर तुम टेंसाइल कर रहे हो, मतलब उसको खींच रहे हो, तो जनरली उसको स्ट्रेस से ही रिलेट किया जाता है, ओके, हाँ ना। अब जाहिर सी बात है अगर तुम कहीं पे फोर्स लगा रहे हो, कहीं पे फोर्स लगा रहे हो और उसको खींच रहे हो या फिर कंप्रेस कर रहे हो, तो सीधी बात है उसके शेप में चेंज आएगा, उसके साइज में चेंज आएगा।
तो जो भी उसके शेप और साइज में चेंज आ रहा है उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज रिलेटेड टू चेंज। ओके, तो अगर हम लोग स्ट्रेन देखने गए, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का बेसिक मतलब होता है चेंज, चेंज इन साइज बोल लो या फिर चेंज इन शेप बोल लो। ओके, तो जनरली स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन साइज और चेंज इन शेप और चेंज इन लेंथ। ओके, जो भी चेंज मतलब कहीं पे चेंज की बात हो रही है तो उसको हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है अगर कहीं पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने पे वो चेंज तो आएगा, यस और नो। तो दैट स्ट्रेन का बेसिक डेफिनेशन जो होता है ना वो होता है भाई, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन मतलब साइज, हाँ, डायमेंशन का मतलब है साइज। बात समझ आ रहा है? तो जनरली जो स्ट्रेन का जो मतलब होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि भाई कितना चेंज हो रहा है उसके विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप और साइज के हिसाब से। तो मान लो कि अगर उसका चेंज समझ लो हो रहा है 0.5 और ओरिजिनली उसका डायमेंशन कितना था, दैट इज 1, तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा अगर हम देखने जाए तो स्ट्रेन बिकम योर 0.5, दैट इज 1/2, मतलब आधा, मतलब आधे का चेंज हुआ। पहले वो 1 था फिर 0.5 हो गया, मतलब वो चेंज कितने का हुआ, आधे का चेंज हुआ। ऐसा क्लियर बात में आ रही है? तो चेंज जनरली स्ट्रेन जो है ना वो स्ट्रेन एसोसिएटेड होता है, किसके साथ एसोसिएट होता है, स्ट्रेन के साथ, चेंज के साथ एसोसिएटेड होता है, यस और नो। ओके, अब इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि भाई ऊपर भी सेम डायमेंशन रहेगा, नीचे भी, अगर ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ होगा, ऊपर एरिया है तो नीचे भी एरिया होगा, ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम होगा, तो कहीं ना कहीं वो कट जाएगा, तो इसमें तुमको कोई भी डायमेंशन नहीं मिलेगा, कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा। ओके, स्ट्रेन इज नथिंग बट जस्ट अ चेंज, भाई कितना चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू उसके ओरिजिनल शेप और साइज में, उसका ओरिजिनल शेप और साइज क्या था और उसके अंदर चेंज कितने का आ रहा है, सिर्फ स्ट्रेन वही बताता है। ओके, और जाहिर सी बात है अगर कहीं फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली चेंज आएगा, मतलब कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन भी आएगा ही आएगा। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, दैट इज नथिंग बट हुक्स लॉ, देखेंगे ये चीज हम लोग। ओके, आगे बढ़े। तो अब जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो 3 तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द फोर्स, अकॉर्डिंग टू द फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, किस तरह अप्लाई हो रहा है, किस में चेंज आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जनरली 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं। हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, मैंने तुमको बताया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, तो चलो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, अलोंग लेंथ, अलोंग लेंथ। मान लो कि ये एक वायर है। ओके, अब इस वायर पे मैंने कोई फोर्स लगाया लेट्स से, और यहां पे मान लो इस वायर को मैंने फिक्स्ड किया, कहीं बांधा हुआ है, तो अगर इस वायर पे मैंने फोर्स लगाया या फिर मैंने इसको खींचा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई ना कोई तो चेंज आएगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई ना कोई तो चेंज आने वाला है, हाँ या ना, इसके अंदर कोई ना कोई तो चेंज आएगा। मान लो वो चेंज हम लोग डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और मान लो ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज ए, दैट इज ए। तो व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अलोंग द लेंथ, मतलब मैं लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहा हूं, मतलब ऐसा लेंथ है तो लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहा हूं। ओके, मतलब जो लेंथ है और जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं पैरेलल है, तो जब कभी भी लेंथ के अलोंग फोर्स लगता है ना, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नथिंग बट अ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नथिंग बट अ, सेम कहानी तो वही है, शॉर्ट में लिखता हूं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल
एरिया। क्लियर? ओके, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो लेंथ के अलोंग लग रहा हो, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं लेंथ के अलोंग लग रहा है, कहीं ना कहीं किसके अलोंग लग रहा है? लेंथ के अलोंग लग रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज, भाई फॉर्मूला तो सेम है, देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज ये सेम ही है, ये कंडीशन सेम है, बस कहां कहां क्या क्या चेंज आ रहा है वो चीज हमको देखना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, अगर हम देखने जाए बेसिकली ये दो तरह के हो सकता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल में ही दो कहानी आ जाती है। एक कहानी आ जाती है तुम्हारी टेंसाइल की, और एक कहानी आ जाती है तुम्हारी कंप्रेशन की। एक हो जाता है टेंसाइल और एक होता है कंप्रेशन। टेंसाइल मतलब क्या? जब कभी भी हम लोग खींच रहे हैं, जैसे अब ये टेंसाइल है क्योंकि यहां से खींचा जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है। कंप्रेशन में क्या होगा भाई? इसको दबाया जाएगा, हाँ ना, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो उल्टा होगा। लाइक दिस इज ऐसा रहा तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, तो दिस इज कॉल्ड एज टेंसाइल फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव फोर्स। यस और नो? मतलब अगर इसको दबा रहे हैं, फॉर्मूला विल बी चेंज, नो चेंज इन फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, याद रखना। बस बता रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है तुम्हारा टेंसाइल, टेंसाइल मतलब जो खींच रहे हैं हम लोग, यस और नो, खिंचाव। एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब भाई जो दबाव है, ओके, हम लोग उसको कंप्रेस कर रहे हैं, यस और नो? हाँ ना, बात समझ आ गया? अब यूनिट डायमेंशन विल बी सेम, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है वही सेम यूनिट एंड डायमेंशन होगा यहाँ पे, ओके, कहानी कुछ चेंज नहीं होगा। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? अब यहाँ पे देखो, इस पे जो चेंज आ रहा है वो किसके अलोंग चेंज आ रहा है भाई? यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो इस लेंथ के अलोंग चेंज आ रहा है, यस और नो? दिस कॉल्ड इज चेंज इन लेंथ। देखो जरा, इतना लेंथ यहाँ पे चेंज हुआ, मान लो इसको डेल एल। जो मेरा ओरिजिनल लेंथ था, ये जो मेरा ओरिजिनल लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ है, तो ओरिजिनल लेंथ को मान लो एल, और जो चेंज आ रहा है, जो चेंज इन लेंथ आ रहा है उसको मान लो डेल एल, मतलब जो चेंज आ रहा है वो अलोंग द लेंथ आ रहा है। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नथिंग बट longitudinal strain is nothing but change in length divided by original length। क्लियर? मतलब इसको कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं longitudinal strain is nothing but del L by L। कहीं ना कहीं बोल सकता हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल एल बाय एल। हाँ या ना? डेल एल इज नथिंग बट चेंज, भाई कितना चेंज आ रहा है? तो डेल एल का चेंज आ रहा है, एंड व्हाट विल बी द ओरिजिनल? दैट इज एल। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ओके, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंथ की कहानी लिख रहे हैं। क्लियर? बात में आ गया? हाँ या ना एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। ओके, अब वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब किस में चेंज आएगा भाई? वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो जरा, मान लो कि यहां पे एक क्यूब है, ओके, लेट्स से क्यूब कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से ऐसा कुछ तो क्यूब है। ओके, अब ये क्यूब को मैंने क्या किया? ये क्यूब के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। सब जगह से फोर्स लगा रहा हूं, सब जगह से फोर्स लग रहा है, यस और नो? अब वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा प्रेशर, दैट इज चेंज इन प्रेशर। हाँ है ना? दैट इज चेंज इन प्रेशर, मान लो डीपी बराबर। जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो वो जो फोर्स है वो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। भाई वो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जो मान लो ये एक एरिया है, लेट्स से एरिया इज ए एंड फोर्स इज एफ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए तो ये प्रेशर ही हुआ ना, दैट इज एफ बाय ए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं वहां पे प्रेशर ही लग रहा है। ओके, अब देखो जरा, तो अगर हम लोग देखने जाए तो व्हाट इज योर लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम स्ट्रेस? तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेस विल बी फोर्स अपॉन एरिया। है ना भाई? स्ट्रेस का तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। बट यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए, ये जो फोर्स लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है? ये इस प्रेशर की वजह से लग रहा है, यस और नो? तो कहीं ना कहीं फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया डिवाइड बाय एरिया, एरिया एरिया गेट कैंसल,
तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर है, वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर है चेंज इन प्रेशर की तरह। तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर। भाई हम प्रेशर में कितना चेंज ला रहे हैं, हाँ या ना। इसलिए मैंने तुमको बोला था कि जब कंप्रेसिबिलिटी की बात होगी, देखो यहाँ पे कंप्रेशन की बात हो रही है, क्या हो रही है, कंप्रेशन की बात हो रही है। तो जो कंप्रेशन की बात हो रही है तो उस कंप्रेशन के दौरान तुम उसको स्ट्रेस बोल लो या प्रेशर बोल लो, कहानी सेम है। दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, यू कैन से दैट एज वॉल्यूम स्ट्रेस, और यू कैन से दैट कि भाई वो चेंज इन प्रेशर है। मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर है किसके, वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर है चेंज इन प्रेशर के, हाँ या ना, बराबर। कहीं ना कहीं वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर है चेंज इन प्रेशर के, हाँ या ना, कहानी समझ में आ रही है। अब भाई कंप्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। तो मान लो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका ऐसा हो गया, छोटा हो गया, का वॉल्यूम डिक्रीज के छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, ओके, इतना छोटा इसका वॉल्यूम हो गया। येलो से जो दिख रहा है ना, दैट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब उसके वॉल्यूम में कुछ डीवी का चेंज आया, कितना चेंज आया, कुछ डीवी का चेंज आया। तो अगर हम लोग देखने जाए कि मान लो अगर उसका ओरिजिनल वॉल्यूम अगर v है तो उसका चेंज कितना आया, डीवी। तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अगर हम देखने जाए तो वॉल्यूम स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय तुम्हारा ओरिजिनल वॉल्यूम, यस और नो। तो वॉल्यूम स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय योर ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्टेट। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन को, कहीं ना कहीं हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन को, दैट इज डेल वी बाय वी, है ना, दैट इज डेल वी बाय वी। और यहां पे एक नेगेटिव साइन डाला जाता है। वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कि द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। मतलब जब कभी भी तुम कंप्रेस करोगे किसी भी चीज को, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, यस और नो। ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यस और नो। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो दैट इज नथिंग बट नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव साइन इंडिकेट वही कर रहा है। हाँ, अगर सिर्फ तुम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला देखोगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखोगे, तो मैग्नीट्यूड में तुमको माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, यस और नो। अब अगेन इसका रेशियो तो है सेम भाई, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। ओके, याद रखना सब सेम कहानी है, बस अलग अलग टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर, चलो नेक्स्ट टाइप इज योर shear strain। ओके, तो व्हाट इज दिस shear strain क्या है, तो shear strain की कहानी है भाई तुम्हारी कि अगर हम लोग देखने जाए तो अब मान लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे अब मैं फोर्स नॉर्मल फोर्स ना देके थोड़ा अलग तरीके से फोर्स दे रहा हूं। मान लो कि इसका नीचे वाला जो ब्लॉक है वो फिक्स्ड कर दिया, नीचे वाला जो साइड है, नीचे वाला जो बेस है उसको चिपका दिया गया, फिक्स्ड कर दिया गया, और मैं इसको फोर्स टेंजेंशियली दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, टेंजेंशियली दे रहा हूं। मतलब मान लो कि ये ऐसा है, तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल में कैसे फोर्स दिया था, ऐसे, या फिर ऐसे खींच रहा था, या फिर ऐसे दबा रहा था। अब मैं ऐसे फोर्स ना देके ऐसे फोर्स दे रहा हूं, मतलब टेंजेंशियली, और नीचे वाला फिक्स्ड है। तो जब नीचे वाला फिक्स्ड है तो ये टेंजेंशियली फोर्स दे रहा हूं, तो क्या ऊपर वाला लेयर थोड़ा शिफ्ट नहीं हो जाएगा? अगर हम लोग ध्यान दें तो ऊपर वाला जो लेयर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। देखो जरा, है ना, ऊपर वाला जो लेयर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाने वाला है। ऐसा क्लियर, समझा? तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ लेयर हो रहा है ना, ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से हो रहा है। मान लो कि अगर ये ए है तो दिस बिकम ए डैश, ये बी है तो दिस बिकम बी डैश, ये सी है तो मान लो ये सी डैश, ये डी है तो मान लो ये डी डैश। मतलब ऊपर वाला लेयर शिफ्ट हो रहा है। ओके, ऊपर वाला लेयर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। किस फोर्स की वजह से? ये एफ फोर्स की वजह से।
और ये F फोर्स नॉर्मल नहीं है, ये टेंजेंशियल है। तो यहां पे जो shear स्ट्रेस होगा ना, that shear stress is defined as नॉर्मल नहीं टेंजेंशियल, नॉर्मल नहीं टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय यूनिट एरिया। ओके, अब पर यूनिट एरिया कौन सा एरिया भाई, जिस एरिया पे वो लग रहा है। ओके, जिस एरिया पे वो लग रहा है, यहां पे ध्यान देना, कौन सा एरिया, जिस एरिया पे लग रहा है, मतलब वो ये वाले फेस पे लग रहा है ना, तो ये फेस का एरिया, ऐसा ये फेस का एरिया, तो मेरा जिस फेस पे वो लग रहा है वो फेस का एरिया। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये फेस का जो एरिया है दैट एरिया। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सेम कहानी, सेम यूनिट सब सेम है, बस कैसा फोर्स है वो कैसे चेंजेस क्रिएट कर रहा है उस पर ध्यान दो। तो शियर स्ट्रेस का मतलब कि जब कभी भी तुम्हारा जो फोर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल ना होके कैसा होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल ना होके वो होगा टेंजेंशियल, ये अलोंग टेंजेंट। तो जब अलोंग टेंजेंट होगा वो, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस। अब इसकी वजह से चेंज क्या आ रहा है, देखो जरा, अगर इसकी वजह से हम लोग देखने जाएं तो इसकी वजह से जो चेंज आ रहा है वो एक एंगल में आ रहा है। इसकी वजह से जो चेंज आ रहा है वो एक एंगल में चेंज आ रहा है। तो इस एंगल के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल के चेंज को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन। इस एंगल के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। ओके, तो व्हाट इज शियर स्ट्रेन? शियर स्ट्रेन is nothing but equals to that theta and this theta should be in radian। ये थीटा किस में होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए, बराबर। अब थीटा तो भाई हम नाप सकते नहीं, थीटा तो हम ऑब्वियसली बहुत छोटा थीटा होता है। अगर हम लोग देखने जाएं, मान लो कि अगर ये एक बुक है तो ये बुक का अगर नीचे वाला लेयर फिक्स्ड करूंगा, अगर तुमको दिखाने की कोशिश करूं, फोकस होगा नहीं होगा, देखो, तो ये ऊपर वाला लेयर जो स्प्लिट हो रहा है ना, ऐसा ऊपर वाला लेयर आगे आ रहा है, देखो ये ऊपर वाला लेयर आगे आ रहा है और नीचे वाला लेयर, तो ये जो चेंज हो रहा है ना दैट इज योर शियर स्ट्रेन। ओके, तो ये थीटा के एंगल में तो होगा नहीं, तो हम लोग इसको अगेन इसको tan थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं। तो tan थीटा क्या बोलते हैं, मान लो कि ये अपोजिट साइड वाला तुम्हारा ये x है और एडजेसेंट साइड तुम्हारा h है, तो मान लो ये तुम्हारा a x है और ये h है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम फिगर दैट इज tan थीटा बराबर होगा x बाय h से, हाँ या ना, tan थीटा किससे बराबर होगा, x बाय h से। और सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है थीटा, अब बहुत छोटा है तो tan थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा थीटा से। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू x बाय h। अब अगर थीटा इक्वल्स टू x बाय h है तो मैं बोल सकता हूं भाई जो शियर स्ट्रेन है वो शियर स्ट्रेन भी कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू x बाय h। ओके, तो शियर स्ट्रेन का डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द हाइट फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट। ओके, ये जो हाइट है तुम्हारे फिक्स्ड पॉइंट का, वो जैसे मान लो कि अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट सिर्फ इतना लेंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट सिर्फ इतना लेंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हाइट सिर्फ इतना लेंगे, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं नीचे से उतना डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन, हाँ या ना, दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन की कहानी क्या होगी, एक एंगल में होगा। अब एंगल तुम नापना चाहो तो नाप सकते हो, एंगल नहीं नाप सकते हम लोग, तो भाई यहां पे हम लोग लिख सकते हैं x बाय h कि भाई उसका अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। यस और नो, तो अपोजिट वो तुम ये याद रखना कि जहां का लैटरल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो वहां का तुम्हारा हाइट होना चाहिए, वहां का तुम्हारा क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। ओके, क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन, हाँ या ना, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर हुक्स लॉ। ओके, नेक्स्ट इज योर हुक्स लॉ। व्हाट इज हुक्स लॉ? कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो चेंज होगा, मतलब चीजें चेंज होगी, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेन आएगा, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक दूसरे से। ओके, अब वो किस वे में रिलेटेड है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली वो जो कहानी है हुक्स लॉ की, जो कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है ना वो मॉडुलस की कहानी है और वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है हुक्स लॉ से। तो हुक्स लॉ वाले को एक ही लेक्चर में रखेंगे, पूरा मॉडुलस का कहानी एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे। ओके, क्लियर बात में आ गई एवरीवन, पक्का? चलो, ओके, सो
आज हम लोग ने भाई टॉपिक स्टार्ट किया। अगेन आई एम सेइंग इजी टॉपिक है और सिर्फ थियरी है इसके अंदर, बहुत कम डेरिवेशन तुमको देखने मिलेगा, 1 या 2 डेरिवेशन है, बाकी सारी थियरी की कहानी है इसके अंदर। ओके, तो क्या करो भाई, अपना नोट्स बनाना चालू करो, हर एक डेफिनेशन अच्छे से लिखना चालू करो, टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस इजीली अवेलेबल हैं। ओके, क्लियर, बात में आ गया एवरीवन? जो बचा हुआ टॉपिक है वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, हम लोग बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। ओके, चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।